हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कंसिलिएशन के टॉपिक को, जिसे हिंदी में बोलते हैं सुलह। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एडीआर के या आर्बिट्रेशन के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सुलह यानी कंसिलिएशन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे, साथ ही समझेंगे कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में कौन से लीगल प्रोविजंस और कौन से सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें सुलह के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है 1996 का, जो इंडिया में आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो प्रोसेस है उसको गवर्न करता है। उसमें सुलह भी एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक टाइप है, जिसमें हम आर्बिट्रेशन तो पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो कंसिलिएशन का टॉपिक है ये भी आर्बिट्रेशन की तरह ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर सुलह की बात करें तो जैसे हमने कंसिलिएशन की हम बात करते हैं, तो जब मान लो डिस्प्यूट होता है दो पार्टी के बीच में, तो किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर उसकी मदद से, थर्ड पार्टी की मदद से आपसी बातचीत और समझौते के ज़रिए पार्टीज़ अपने विवाद को सुलझाती है, और बिना किसी भी बाध्यकारी निर्णय के। मतलब आर्बिट्रेशन में तो हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रेटर जो भी डिसीज़न देता है वो पार्टीज़ पर बाइंडिंग होता है, पार्टीज़ को उस डिसीज़न को फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है। लेकिन कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन से इस लिहाज से अलग है कि कंसिलिएशन में भी एक थर्ड पार्टी को ही आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट किया जाता है, जिसको कंसिलिएटर बोलते हैं, लेकिन वो जो भी डिसीज़न देता है वो पार्टी पर बाइंडिंग नहीं होता है। ये फ़र्क है। तो अगर सुलह को आसान भाषा में समझें तो आपसी सहमति से विवाद का समाधान, जिसमें कोई भी फैसला थोपा नहीं जाता बल्कि मिलकर तय किया जाता है। ठीक, अगर हम सुलह की बात करें, कंसिलिएशन की बात करें, तो ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक प्रभावी, एक सशक्त मीन्स माना जाता है। ये एक न्यायतिरेक नॉन जुडिशियल प्रक्रिया है, मतलब कोर्ट के बाहर ही मामले को सुलझा लेना। जैसे हमने पढ़ा था कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जो भी तरीके दिए गए हैं वो सब कोर्ट के बाहर मामलों को सुलझाते हैं, तो उन्हीं तरीकों में से एक तरीका कंसिलिएशन भी माना जाता है। और ये टॉपिक हमारा जो दिया गया है वो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन नंबर 61 से लेके 81 तक के प्रोविजंस में हम देख सकते हैं। तो ये एडीआर से डील करता है, और यहाँ पर ये अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें तो सुलह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पार्टीज़ को अपने विवाद आपसी समझ से हल करने के लिए होती है। और अगर एडीआर की बात करें, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें, तो उसके एक प्रभावी साधन के रूप में कंसिलिएशन को माध्यस्थम और सुलह अधिनियम में शामिल करके इसको कानूनी मान्यता दी गई है। मतलब अगर ये पूछ लिया जाए कि ये गवर्न किस चीज़ से होता है, तो ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के थ्रू यहाँ पे गवर्न होता है। ये ना तो पार्टीज़ के बीच में करार पर आधारित होता है, ना ही उससे नियंत्रित ही होता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे देखनी है कि पार्टीज़ के बीच में इस तरह का कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि आर्बिट्रेशन में तो पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया जाता है पार्टीज़ के द्वारा, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं होता, और ना ही उससे इस तरीके से ये कंट्रोल होता है। तो ये अलग है थोड़ा सा किससे, आर्बिट्रेशन से। कानून की नज़र में सुलह का मतलब है किसी तीसरे तटस्थ पक्षकार, मतलब कोई थर्ड पार्टी होगी, और उसकी मदद से वैकल्पिक विवाद को निपटाया जाना। तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम इसको एडीआर से एडीआर से नहीं, आर्बिट्रेशन से अगर हम इसकी तुलना करें तो बिल्कुल यहाँ पे भी मतलब तीसरा ही व्यक्ति जो है नियुक्त किया जा रहा है, और वो मुद्दों को सुनता है, मामले को सुनता है, और आपसी समझौते सहमति से उस चीज़ को हल किया जाता है, और उसका जो भी हल निकलता है, जो भी कंसिलिएटर डिसीजन देता है, वो यहाँ पर पार्टीज़ के ऊपर थोपा नहीं जाता। तो एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन के साथ ही अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में कंसिलिएशन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है। हमने तो सिर्फ इसका यहाँ पे मीनिंग समझा है कि मीनिंग क्या है बेसिकली, लेकिन मीनिंग समझकर ही आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है।
लेकिन अगर मैं इसके शाब्दिक अर्थ की भी बात करूं तो कंसिलिएशन का मतलब होता है विवादों का मित्रतापूर्ण समझौता, यानी फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब अगर दो पार्टीज़ में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को फ्रेंडली मैनर से सॉल्व करना है, बहुत ही मित्रतापूर्ण तरीके से सॉल्व करना है और उसको ऐसे सॉल्व करना है कि बाद में हम किसी समझौते पर आ जाएंगे। तो ये इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ तक हो गई हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में सेक्शन नंबर 61 से लेके 81 तक के जो प्रोविजंस हैं वो हमारे कंसिलिएशन से डील करते हैं। तो सबसे पहले इसके लीगल प्रोविजंस की अगर बात करें तो इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर 61 की, जहाँ से इसके प्रोविज़न शुरू होते हैं। तो सेक्शन नंबर 61 बात करता है एप्लीकेशन एंड स्कोप की, मतलब लागू होने के क्षेत्र के बारे में। तो ये जो पार्ट है मतलब उन विवादों पर लागू होगा, मतलब ये जो यहाँ पे कहा गया है कि जैसा कि लागू विधि से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उसको छोड़कर जब तक पार्टी सहमत ना हुए हों तब तक जो भी लीगल रिलेशंस हैं, जो भी विधिक संबंध हैं, उनके विवादों के सुलह पर लागू होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या ना हो, या उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों पर लागू होगा। ये भाग वहाँ भी लागू नहीं होगा जहाँ किसी लागू विधि के आधार पर कुछ विवादों को सुलह के लिए पेश नहीं किया जा सकता। मतलब ये सेक्शन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पार्ट है आपका जिसमें सुलह का प्रोविज़न दिया गया है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर, ये वाला जो भाग है ये उन डिस्प्यूट पर लागू होता है जो किसी कानूनी संबंध से उत्पन्न हुए हों, चाहे वो संबंध कॉन्ट्रैक्चुअल हो या नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हो। इसके साथ ही मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाले विवाद ही नहीं बल्कि अन्य कानूनी विवाद भी कॉन्सिलिएशन से सुलझाए जा सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है इसी के सेकंड वाले पॉइंट में कि ये कब लागू नहीं होगा, मतलब ये जो पार्ट है ये उन भाग पर लागू नहीं होगा जहाँ किसी अन्य क्षेत्र में विशेष रूप से सुलह की व्यवस्था अलग से दी गई है, मतलब कंसिलिएशन की व्यवस्था अलग से की गई है, या जहाँ इस एक्ट में लागू करना उस चीज़ को उचित ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ विशेष मामलों में अलग कानून की प्रक्रिया हो सकती है, तो वहाँ ये वाला पार्ट लागू नहीं होगा। तो बस ये एप्लीकेशन और स्कोप की बात करता है। सुलह कार्यवाही की शुरुआत, ये सेक्शन नंबर 62 हमें बताता है कि सुलह कार्यवाही की शुरुआत कैसे होगी। तो एक तरीके से ये कहता है कि जब किसी विवाद में एक पार्टी सुलह करना चाहती है तो वो दूसरी पार्टी को लिखित रूप में रिटन इन्विटेशन भेजती है। देखो ये लिखा है लिखित आमंत्रण, तो रिटन इन्विटेशन वो भेजती है और इस इन्विटेशन से ये स्पष्ट होता है कि वो कंसिलिएशन के माध्यम से विवाद को सुलझाना चाहती है। ठीक, तो सुलह कार्यवाही उस समय ही शुरू हो जाती है जब दूसरी पार्टी कंसिलिएशन करने के लिए रिटन इन्विटेशन को एक्सेप्ट करती है। तो जैसे ही यहाँ पे दूसरी पार्टी ने रिटन उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया सुलह के लिए, वैसे ही यहाँ पे सुलह की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो शुरू हो जाती हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि अगर दूसरी पार्टी आमंत्रण को नामंजूर कर दे, उस इन्विटेशन को नामंजूर कर दे, तो फिर कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग नहीं होंगी। ठीक, ये यहाँ पर बताया गया है। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि यहाँ पे अगर मान लो सुलह शुरू करने वाली पार्टी आमंत्रण भेजने की तारीख से 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता, उसको जो उसने इनविटेशन भेजा था उसको जवाब नहीं मिला, 30 दिन बीत गए, तो वो इसे सुलह के लिए आमंत्रण की अस्वीकृति मान लेगा कि हाँ अब जो है जो इनविटेशन भेजा गया था उसको दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर वह इस बात को धारित करता है तो वह दूसरी पार्टी लिखित रूप में सूचित करेगी। तो यहाँ पे 30 दिन के अंदर अगर दूसरी पार्टी जवाब नहीं दे रही है तो क्या माना जाएगा कि इनविटेशन को नामंजूर कर दिया गया है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग जो है वो यहाँ पर उस दिन से शुरू मानी जाती है जब दूसरी पार्टी इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे ए और बी के बीच में विवाद है, ए जो है वो बी को रिटन में कंसिलिएशन के लिए इनविटेशन भेजता है। अगर बी मान जाता है तो कंसिलिएशन शुरू हो जाएगा, अगर बी जवाब नहीं देता है या मना कर देता है तो कंसिलिएशन नहीं होगा। बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 63 की, जो कंसिलिएटर्स के नंबर्स की बात करता है। नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स यहाँ पे बताए गए हैं और उनकी संख्या के बारे में बताता है। और इसमें बताया गया है कि उपधारा 2 के अधीन रहते हुए, मतलब जो अब हम इसका सबसेक्शन 2 देखेंगे उसके अधीन रहते हुए जनरल रूल तो ये है कि केवल एक कंसिलिएटर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अगर पार्टीज आपस में सहमत हों तो 2 से 3 कंसिलिएटर भी नियुक्त किए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि एक सुलहकर्ता वाली में पार्टी एक ही के नाम पर सहमत होगी, मतलब जनरल रूल बताया गया है कि एक कंसिलिएटर होगा, लेकिन पार्टी अगर सहमत है तो 2 से 3 भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब 2 या से 3 कंसिलिएटर नियुक्त किए जाते हैं तो उन्हें संयुक्त रूप से, मतलब उनको जॉइंटली काम करना चाहिए, पूरी प्रक्रिया में मिलकर सुझाव देना चाहिए।
कंसिलेटर जो है मतलब कि अलग अलग काम नहीं करेंगे, वो एक टीम की तरह मिलकर पार्टीज़ को सेटलमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कुछ हल निकल आए, जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उससे कुछ हल निकल आए। तो सेक्शन 63 बस इनके नंबर्स की बात करता है। इसके बाद यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं वैसे तो, परंतु सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का अनुमोदन नियुक्ति करने में संस्था व्यक्तियों को ऐसी बातों को ध्यान में रखना होगा जिससे कि वो फ्री और बिल्कुल इम्पार्शियल कंसिलेटर की नियुक्ति करने की संभावना सुनिश्चित हो सके। मतलब जिस भी व्यक्ति को वो कंसिलेटर यहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, और किसी तीसरे कंसिलेटर के संदर्भ में पक्षकारों की राष्ट्रीयता से अलग राष्ट्रीयता की नियुक्ति करने के औचित्य को भी ध्यान रखना है। मतलब पार्टी जिस नेशनैलिटी की है उससे अलग नेशनैलिटी का यहाँ पे कंसिलेटर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सेक्शन नंबर 64 बात करता है कंसिलेटर के अपॉइंटमेंट की। तो 64 एक तरीके से उनकी कैसे नियुक्त किया जाएगा कंसिलेटर, हमें ये बताता है। जनरल रूल क्या है कि कंसिलेटर की नियुक्ति पार्टीज की आपसी सहमति से होती है। ठीक, तो यहाँ पे सुलह कार्यवाही में पक्षकार एकमात्र सुलहकर्ता के नाम पर सहमत हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से ये जनरल रूल बताया गया है, और यानी दोनों पार्टी मिलकर तय करते हैं कि कौन व्यक्ति कंसिलेटर बनेगा। सिंगल कंसिलेटर एक रखना होता है, तो दोनों पक्ष आपसी सहमति से एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। दो कंसिलेटर अगर हैं तो हर पार्टी एक एक कंसिलेटर नियुक्त करेगा। दोनों कंसिलेटर मिलकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो 3 हैं तो हर पार्टी एक एक कंसिलेटर नियुक्त करता है, फिर वे दोनों मिलकर तीसरे को प्रिसाइडिंग कंसिलेटर चुनते हैं। देखो ये लिखा है पीठासीन सुलहकर्ता, तो प्रिसाइडिंग कंसिलेटर चुनते हैं, और फिर तीसरा वाला जो कंसिलेटर होगा वो पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे लीड करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पक्षकार सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में उपयुक्त संस्थान या व्यक्तियों की सहायता भी ले सकते हैं। मतलब किसी भी संस्था या व्यक्ति की यहाँ पे हेल्प ली जा सकती है, मदद ले सकती है पार्टीज कंसिलेटर को रिकमेंड करने के लिए, कि उनसे सिफारिश वगैरह करने के लिए, या उनको सीधा अपॉइंट करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस, चैम्बर्स आदि, है ना, ये यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है। नियुक्ति करते समय कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, जैसे निष्पक्ष होना चाहिए वो व्यक्ति जो कंसिलेटर है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, विवाद से संबंधित उसे सारी चीज़ों का ज्ञान और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन नंबर 65 की बात करें तो सुलहकर्ता को विवरणों का प्रस्तुतिकरण। जब कंसिलिएशन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाती है तो कंसिलेटर दोनों पार्टी से उनके विवाद से संबंधित रिटन स्टेटमेंट उनसे मांगता है, कि अपने जो भी आपके पास रिटन स्टेटमेंट है वो सब उनसे मांगी जाती है। सेक्शन 65 के अगर मुख्य प्रोविज़न की बात करें तो यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट ली जाती है। हर पार्टी को अपने विवाद के जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी मुद्दे हैं, या अपनी मांग या रिलीफ वगैरह रिटन में कंसिलेटर को देना होता है। डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस की बात हुई है कि यहाँ पर वे जो पार्टी होगी वो अपने स्टेटमेंट के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस वगैरह भी दे सकते हैं, जिससे उनका पक्ष मजबूत हो जाए। और जो भी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट एक पार्टी देती है उसकी कॉपी दूसरी पार्टी को भी भेजी जाती है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे। तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल स्टेटमेंट कंसिलेटर, अगर ज़रूरत पड़ती है कंसिलेटर को, तो वो पार्टी से अतिरिक्त जानकारी या डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे मांग सकता है। आसान भाषा में अगर कहें तो कंसिलेशन शुरू होने के बाद दोनों पार्टीज़ अपने अपने पक्ष को लिखित रूप में या सबूतों के साथ कंसिलेटर के सामने रखते हैं और उसकी कॉपी एक दूसरे को भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में बताई गई हैं। सेक्शन नंबर 66 की बात करें तो ये देखो क्या बता रहा है। 66 कहता है कि सुलहकर्ता कुछ अधिनियमों से आबद्ध नहीं है। मतलब जो कंसिलेटर है वो कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनसे वो आबद्ध नहीं है, जैसे CPC 1908 से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से। अब तो 2023 हो गया, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। तो यहाँ पे कंसिलेटर जो है वो ना तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले पुराना वाला था बट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023, इसके नियमों से बंधा हुआ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कंसिलेशन एक इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल प्रक्रिया होती है। इसमें कोर्ट जैसी कठोर कानूनी प्रक्रिया को लागू नहीं किया जाता। कंसिलेटर अपने तरीके से मीटिंग कर सकता है, दोनों पार्टी से अलग अलग बात कर सकता है, एविडेंसेस को अपने अकॉर्डिंग देख सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो दो पार्टीज़ के बीच में विवाद है, कोर्ट में जाती हैं दोनों कंपनियां, तो सख्त रूल ऑफ एविडेंस वहाँ पे लागू होंगे, सारे एविडेंसेस को देखा जाएगा, पूरी लंबी प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो किया जाता है। लेकिन कंसिलिएशन में कंसिलेटर बिना फॉर्मल प्रूफ के भी बात समझ सकता है, जल्दी सेटलमेंट करा सकता है। सेक्शन नंबर 67 की बात करें तो ये सुलहकर्ता की भूमिका की बात करता है, मतलब रोल ऑफ कंसिलेटर की बात करता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका यहाँ पे एक तरीके से कंसिलेटर की होती है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से पार्टी की मदद करता है, जो भी पार्टीज होती हैं,
और वो किसी भी एक पार्टी का पक्षपात नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की बात सुनी और दूसरे को सुनवाई का मौका नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल इम्पार्शली तरीके से और बिल्कुल फ्री होकर वो इनकी मदद करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि न्याय, निष्पक्षता और सद्भावना का पालन, मतलब फेयरनेस, जस्टिस और गुड फेथ को फॉलो किया जाता है। तो सुलहकर्ता इन बातों को ध्यान में रखता है, किन किन चीज़ों को, जस्टिस को, फेयरनेस को, गुड फेथ को, मतलब न्याय, निष्पक्षता और सद्भावना। वो केस की परिस्थितियों और पार्टीज़ के राइट्स और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी देखता है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो कंसिलेटर है वो ऐसे ढंग से कंसिलेशन की प्रोसीडिंग का संचालन करता है, उसको कंडक्ट करता है जैसा वो उचित समझे। तो सुलहकर्ता किसी कठोर कानूनी प्रक्रिया से बंधा हुआ नहीं होता, वो अपनी सुविधा और परिस्थितियों के हिसाब से प्रोसीजर तय कर सकता है। आर्बिट्रेशन की तरह यहाँ पे सख्त नियम लागू नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें बोला जाता है कि कंसिलेशन आर्बिट्रेशन से अलग होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कुछ एक और चीज़ बताई गई है कि पार्टीज़ के बीच में मतलब एक तरीके से संवाद को बढ़ावा देना, तो कम्युनिकेशन को प्रमोट वगैरह करता है। तो सुलहकर्ता क्या करता है, सुलह कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी स्टेज पर जो भी विवाद का निपटारा होता है उसके लिए प्रस्ताव कर सकता है। ऐसे प्रस्तावों का लिखित में होना ज़रूरी नहीं है, उसके कारणों का विवरण साथ में देना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो समाधान में कि यहाँ पे सुझाव दे सकता है, ये सुझाव लिखित और मौखिक कैसा भी हो सकता है। ठीक, तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 68 की। सेक्शन नंबर 68 क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रशासनिक सहायता, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एड की। तो सुलह कार्यवाही के संचालन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे सहमति से सुलहकर्ता किसी संस्था या व्यक्ति की प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था कर सकता है, तो जिससे कि कंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग है वो आसान बन सके, उनका कंडक्ट जो है वो अच्छे से किया जा सके, उनको कंडक्ट। तो यहाँ पर जो सुलहकर्ता है वो किसी संस्था या व्यक्ति की प्रशासनिक सहायता की मदद भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सेक्शन नंबर 69 की बात करें तो ये बात कर रहा है सुलहकर्ता और पक्षकारों के बीच में संसूचना की, मतलब जो कंसिलिएटर है वो पार्टीज से किस तरीके से संवाद करता है, उनसे बातचीत करता है। तो जो कंसिलिएटर है उसको ये राइट है कि वो दोनों पार्टी को एक साथ जॉइंटली या किसी एक पार्टी को अलग अलग मतलब सेपरेटली भी उनसे बातचीत कर सकता है। तो यहाँ पे उनसे मिलने के लिए उनको आमंत्रित करता है, उनके साथ मौखिक रूप से, लिखित रूप से संपर्क कर सकता है, अलग अलग तौर पे भी उनसे मिल सकता है और साथ में भी जॉइंटली भी उनके साथ बातचीत कर सकता है। इसके बाद जब तक पार्टीज उस स्थान के लिए जहाँ कंसिलेटर के साथ बैठकें आयोजित होनी है सहमत ना हो, वो ऐसे स्थान का अवधारण सुलह कार्यवाही की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के परामर्श से ही करता है। तो यहाँ पे सुलहकर्ता किसी एक पार्टी से गोपनीय रूप से बातचीत कर सकता है, और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि अगर कोई भी पार्टी सुलहकर्ता को सूचना देती है तो कहता है कि ये सूचना गोपनीय रखी जाए, तो एक तरीके से वो भी रखी जा सकती है। अगर कोई पार्टी गोपनीयता की शर्त नहीं लगाता तो सुलहकर्ता उस जानकारी को दूसरी पार्टी के साथ साझा भी कर सकती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सूचना का प्रकटन। सूचना का प्रकटन, जब सुलहकर्ता विवाद, जो भी पक्षकार हैं, पार्टी हैं, उनसे विवाद से संबंधित कोई भी सूचना उसको मिलती है तो वो सूचना का सार दूसरी पार्टी को भी बताएगा, है ना। जो उसे एक पार्टी से मिले उसको दूसरों को बताएगा, ताकि दूसरी पार्टी किसी भी स्पष्टीकरण को पेश करने का उसको मौका मिल सके, वो उसका एक्सप्लेनेशन दे सके। लेकिन जब पार्टी किसी शर्त के अधीन सुलहकर्ता को कोई सूचना देती है कि उसे गोपनीय रखा जाए तो फिर वो सूचना प्रकट नहीं करेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है ना, इस सेक्शन में मेनली कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हुई है। यहाँ पे बताया गया है मेन कि अगर उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहा गया है, उसको कहा गया है कि भाई इस चीज़ को आप गोपनीय रखो, तो वो इस चीज़ को गोपनीय रखेगा। ये ऊपर वाले सेक्शन में नहीं था, ये इस सेक्शन में था। उसमें तो सिर्फ संसूचना की बात हुई थी, बट इस वाले सेक्शन में बताया गया है कि अगर गोपनीयता यहाँ पे कही गई है उसे बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पे गोपनीयता वो बनाए रखेगा। सेक्शन 71 सुलहकर्ताओं के साथ पक्षकारों का सहयोग। तो पार्टीज जो हैं वो सुलहकर्ताओं के साथ सद्भावनापूर्वक उनको सहयोग देंगी, विशेष रूप से लिखित सामग्री को पेश करने के लिए। कोई भी एविडेंस है तो वो उसको उपलब्ध कराएंगी। बैठक में जो भी उसकी मीटिंग होगी कंसिलेटर की, कंसिलेशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड, तो उन बैठकों में उपस्थित होने के लिए सुलहकर्ता द्वारा किए गए निवेदन का पालन करने की कोशिश करेंगी। तो अगर कोई मीटिंग है जिससे कि उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग चल रही है, तो पार्टीज़ क्या करेंगी, कोशिश करेंगी कि यहाँ पे जो भी कंसिलिएटर ने उनसे निवेदन किया है उपस्थित होने के लिए, तो वो वहाँ पर टाइम पर उपस्थित हो जाए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सेक्शन 72 विवाद के निपटारे के लिए पार्टी के द्वारा सुझाव। तो हर पार्टी स्वयं की प्रेरणा से, मतलब अपनी तरफ से या कंसिलिएटर के आमंत्रण पर, जो भी कंसिलिएटर ने इन्विटेशन दिया है उसके आमंत्रण पर विवाद के निपटारे के लिए सुलहकर्ता को सुझाव पेश करेंगे।
तो कंसिलिएटर को अपनी तरफ से कुछ सुझाव देंगे, कुछ सजेशन देंगे कि किस तरीके से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे पार्टी का एक तरीके से लायबिलिटी भी बताई गई है। सेक्शन नंबर 73 बात करता है निपटारा करार, जिसे बोलेंगे सेटलमेंट एग्रीमेंट। जब कंसिलिएशन की प्रक्रिया के दौरान पार्टीज आपस में किसी विवाद पर सहमत हो जाते हैं तो उस सहमति को लिखित रूप में तैयार किया जाता है, जिसे सेटलमेंट एग्रीमेंट कहा जाता है, और हिंदी में बोलेंगे निपटारा करार। सेक्शन 73 जो है ये बताता है कि सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है वो कैसे होगा। तो जब कंसिलिएटर को लगता है कि निपटारे में वे सारे तत्व विद्यमान हैं, मतलब अब जो है जो डिस्प्यूट चल रहा था अब उसका सेटलमेंट होने वाला है, और जो भी डिस्प्यूट चल रहा था जिस पे कंसिलिएटर ने मीटिंग की है, आपस में पार्टी से बातचीत की है, अब उसमें ऐसा लग रहा है उस मुद्दे को देख के कि हाँ अब ये सॉल्व हो सकता है, उसमें सारे एसेंशियल्स हैं। तो जो भी पक्षकार को मान्य हो सकते हैं, मतलब जिन पर पार्टी अग्री करती हैं कि हाँ ये चीज़ें जो हैं इस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है, तो ये निपटारे की शर्तों को तैयार करेगा और पार्टी को उनके परीक्षण के लिए पेश करेगा। तो जब पार्टीज के बीच किसी मुद्दे पर सहमति बन जाती है तो कंसिलिएटर उस समझौते का ड्राफ्ट तैयार करता है। ये ड्राफ्ट जो है वो पार्टी को दिखा दिया जाता है ताकि वे अपनी राय उस पर दे सके। अगर पार्टी विवाद के निपटारे पर सहमत है, मतलब ड्राफ्ट को पार्टीज रिव्यू करती हैं, अगर कोई बदलाव चाहिए तो वो सुझाव देती हैं, और फाइनल एग्रीमेंट तब बनता है जब सभी पार्टीज उसकी शर्तों से सहमत हो जाती हैं। तो वो यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं कि अगर पक्षकारों द्वारा निवेदन किया जाता है तो सुलहकर्ता निपटारा करार को लेखबद्ध किया करता है। जब पार्टीज निपटारा करार पर हस्ताक्षर कर देते हैं, मतलब रिटन फॉर्म में है वो जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है और उस पर साइन कर दिया पार्टी ने, तो वो हमेशा से देखो सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है वो रिटन में ही होना चाहिए, सभी पार्टी उस पर साइन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तब पार्टीज और उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर वो देखो यहाँ पे बाइंडिंग हो जाता है और फाइनल हो जाता है जब वो सेटलमेंट एग्रीमेंट पे साइन कर देती है। उसके बाद सुलहकर्ता क्या करता है, जो कंसिलिएटर होता है वो निपटारा करार को यहाँ पे क्या करेगा, अधिप्रमाणित करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों में से हर किसी को देगा। तो कंसिलिएटर एक यह सुनिश्चित करता है कि एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, स्पष्ट है, और एग्रीमेंट को वो ऑथेंटिकेट मतलब प्रमाणित करता है। ठीक, तो सेक्शन 73 के तहत बना सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके से आर्बिट्रल अवार्ड की तरह माना जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब निपटारा करार का स्टेटस क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 74 में। तो सेक्शन 74 कहता है कि निपटारा करार की वही परिस्थिति, इसका वही स्टेटस और वही इफेक्ट होगा जैसे सेक्शन 30 में माध्यस्थम अधिकरण द्वारा विवाद के सार पर सहमत हुए शर्तों पर दिए गए माध्यस्थम पंचाट का होता है। सिंपल, सेटलमेंट एग्रीमेंट का यहाँ पे वही स्टेटस होता है, उसका वही इफेक्ट होता है जैसे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए आर्बिट्रल अवार्ड का होता है। ठीक, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई हैं। सेक्शन 75 की बात करें तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से जुड़ी जितनी भी सारी बातें हैं वो गोपनीय रखी जाएंगी, जिसमें शामिल है, देखो क्या क्या शामिल है इसमें शामिल होंगे सारे के सारे प्रस्ताव, स्वीकार या अस्वीकार, जो भी एडमिशन्स वगैरह होते हैं, कोई भी पार्टी ने कुछ एक्नॉलेजमेंट किया तो वो भी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कम्युनिकेशंस है, पक्षकारों की जो भी बातचीत है, तो वो सब यहाँ पे कैसे रखे जाएंगे, गोपनीय रखे जाएंगे। तो सभी मामलों में गोपनीयता रखे जाएंगे और गोपनीयता निपटारा करार के प्रति भी लागू होगी, सिवाय जहाँ इसके कार्यान्वयन प्रवर्तन के लिए प्रकटीकरण ज़रूरी हो। मतलब जहाँ इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर किसी चीज़ को प्रकट करना है तो वो चीज़ प्रकट होगी, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गोपनीय रखी जाएंगी। सेक्शन 76 क्या बात करता है, सुलह कार्यवाही की समाप्ति। अब सारी चीज़ें हो गई, सेटलमेंट एग्रीमेंट बन गया, पार्टी उस पर एग्री करती हैं, उस चीज़ को मान रही हैं, तो अब लास्ट में इसकी समाप्ति होगी। जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो वो यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। तो करार की तारीख पर जो भी एग्रीमेंट बना है उसकी डेट पर जो पार्टीज़ हैं वो निपटारा करार को हस्ताक्षरित करने के द्वारा, मतलब जब वो सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर देती हैं पार्टीज़, तो आपस में समझौता कर लेती हैं पार्टी, उस पर साइन कर देती हैं, उसी दिन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग ख़त्म मानी जाती है कि अब यहाँ पे साइन हो गई। और सेकंड में बताया गया है कि पक्षकारों से के साथ यह परामर्श करने के बाद कि सुलह के अगले प्रयास न्यायोचित नहीं होंगे, जो कंसिलेटर है वो लिखित में डिक्लेरेशन के द्वारा यहाँ पे घोषणा की तारीख पर, मतलब जब कंसिलेटर को लगता है कि अब आगे सुलह की कोशिश बेकार है तो वो लिखित रूप में घोषणा कर सकता है कि प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई है।
और इस घोषणा की तारीख से प्रोसीडिंग खत्म हो जाएंगी। या फिर देखो, अगर पार्टीज़ ही यहाँ पे लिखित में डिक्लेरेशन कर दें, अगर दोनों पार्टी आपसी सहमति से लिखित में ये तय कर लें कि अब कंसिलेशन ख़त्म करनी है, तो उस घोषणा की तारीख से यहाँ पे जो प्रोसीडिंग है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक, एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को सुलहकर्ता अगर नियुक्त किया गया है, तो इस रिटिन यहाँ पे घोषणा के द्वारा कि सुलह कार्रवाई समाप्त कर दी गई है, तो उस घोषणा की तारीख पे। तो कब कब सुलह की कार्रवाई समाप्त हो जाती है, वो यहाँ पे ये कंडीशंस दी गई हैं। तो अगर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, कंसिलेटर को लिखित सूचना दे दे कि वो कंसिलेशन जारी नहीं रखना चाहता, तो उस सूचना की तारीख से भी प्रोसीडिंग यहाँ पे समाप्त मानी जाएंगी। तो एक तरीके से अगर हम संक्षेप में बात करें तो सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग कंसिलेशन प्रोसीडिंग का अंत जो है वो 4 तरीकों से किया जा सकता है। ये 4 तरीके कौन से हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। पहला तरीका, जब सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाता है, जो फर्स्ट में दिया गया है। सेकंड, कंसिलेटर अगर डिक्लेरेशन कर देता है। थर्ड, अगर पार्टीज आपस में म्यूचुअल डिक्लेरेशन कर देती हैं। या चौथा, एक पार्टी की नोटिस है। तो ये 4 तरीके यहाँ पे दिए गए हैं कंसिलेशन की प्रोसीडिंग खत्म करने के। सेक्शन 77 बात करता है माध्यस्थम या न्यायिक कार्यवाही का समागम। अब जब तक कंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही हो, कोई भी पार्टी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी जो अदालती कार्रवाई होती है वो शुरू नहीं करेगा। यही यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पार्टी है वो कंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग है उसके दौरान उस डिस्प्यूट के बारे में जो भी सुलह कार्रवाई का सब्जेक्ट मैटर है, किसी भी आर्बिट्रेशन या फिर कोई भी अगर न्यायिक कार्रवाई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसमें नहीं पड़ेगा, उसमें पहल नहीं करेगा। तो वो अदालती कार्रवाई भी नहीं कर सकते और ना आर्बिट्रेशन में जा सकते, सिवाय जब पक्षकार की राय में ऐसी कार्रवाई राइट्स को संरक्षित करने के लिए, किसी के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ वो माध्यस्थम या न्यायिक कार्रवाई की पहल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी पार्टी है और पार्टी की राय ये है कि हाँ जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा या हमें अदालती कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक सुलह कार्रवाई चल रही है तब तक कोई भी ना तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे पार्टीज उस विवाद को लेकर, उस डिस्प्यूट को लेकर, और ना ही यहाँ पे कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग की जाएगी। नेक्स्ट बात करता है सेक्शन कोस्ट की, मतलब खर्चों की। तो यहाँ पे कोस्ट के बारे में बताया गया है कि सुलह कार्रवाई की जो भी प्रक्रिया है, मतलब उसमें आने वाले जो भी खर्चे होंगे वो कैसे तय होंगे, उनको कैसे बांटा जाएगा। तो कोस्ट में क्या क्या शामिल होगा, बस यहाँ पे यही बताया गया है। तो सुलह कार्रवाई की समाप्ति पर सुलहकर्ता सुलह के खर्चों को तय करता है और पार्टीज़ को इसकी लिखित सूचना देता है। तो जो भी कोस्ट वगैरह है वो सब तय कौन करता है, कंसिलेटर करता है, और इसकी जो सूचना है, इसका जो नोटिस है वो पार्टी को देता है। यहाँ पे कोस्ट में क्या क्या शामिल है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो गवाहों के शुल्क और खर्च वगैरह, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे विशेषज्ञ की सलाह का खर्च, जो भी कंसिलेटर की फ़ीस वगैरह है वो एक्सपर्ट की फ़ीस है, कंसिलेटर की फ़ीस है, या फिर यहाँ पे अनुसरण में कोई सहायता वगैरह अगर मांगी है 64 में, या निपटारा करार के संबंध में अगर कोई भी सेटलमेंट एग्रीमेंट है, तो उस सब चीज़ों का जो भी खर्च होगा वो यहाँ पे शामिल हो जाएगा। खर्च का जो भार हैं वो सभी पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे। तो दोनों पार्टीज बराबर बराबर इक्वली खर्च उठाती है। कोस्ट इस तरीके से बांटा जाता है जो यहाँ पे बताया गया है, ताकि किसी के भी साथ पक्षपात ना हो। लेकिन कंसिलेटर परिस्थितियों के हिसाब से अलग तरीके से भी यहाँ पे कोस्ट डिवाइड कर सकता है, ठीक। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 79 जो डिपॉजिट की बात करता है, निक्षेप की बात करता है। तो यहाँ पे कंसिलेटर को ये राइट होता है कि वो पार्टीज से एडवांस डिपॉजिट यानी पहले से रकम जमा करने के लिए कह सकता है, ताकि कंसिलेशन का जो प्रोसीजर है उसके खर्च पूरे किए जा सकें। तो यहाँ पे एडवांस डिपॉजिट की मांग की जा सकती है। कंसिलेटर पार्टीज से कह सकता है कि वो इक्वल अमाउंट बराबर बराबर में एक एडवांस डिपॉजिट यहाँ पे जमा कर दें, और ये डिपॉजिट जो होता है वो कंसिलेशन के दौरान होने वाले जो भी संभावित खर्चे हैं उनको कवर करने के लिए होता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो समान रूप से यहाँ पर उनसे डिपॉजिट मांगा जा सकता है, और डिपॉजिट में आमतौर पर कुछ खर्चे शामिल होते हैं, जैसे कि कंसिलेटर की फ़ीस हो गई और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, जो भी प्रशासनिक खर्च होते हैं, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लिया है तो वो वाले खर्च, या कोई और रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाएंगी डिपॉजिट में। सेक्शन नंबर 80 बात करता है अन्य कार्यवाही में सुलहकर्ता की भूमिका, मतलब कुछ अन्य कार्यवाही हैं तो उसमें सुलहकर्ता की क्या भूमिकाएँ हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कंसिलेटर निष्पक्ष बना रहे और बाद में किसी भी पार्टी के साथ पक्षपात ना करे। तो कंसिलेटर का आर्बिट्रेटर या रिप्रेजेंटेटिव ना बनना, सबसे पहले वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो जो भी कंसिलेटर है वो उसी डिस्प्यूट के संबंध में जो मतलब कंसिलेशन प्रोसीडिंग का विषय है, या जिस मुद्दे पे कंसिलेशन हो रहा है, जिस मुद्दे पे कंसिलेटर को उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराना है, उसी मुद्दे को लेकर वो किसी भी आर्बिट्रेशन या जुडिशियल प्रोसीडिंग में
ना तो आर्बिट्रेटर की, ना किसी रिप्रेजेंटेटिव की, और ना ही सलाहकर्ता की हैसियत से काम नहीं करेगा। अगर वो कंसिलेशन कर रहा है तो वो उसी मुद्दे को लेकर सिर्फ कंसिलेशन प्रोसीडिंग में भाग लेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको आर्बिट्रेशन में भी सॉल्व करने लगे या जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसका हिस्सा बन जाए या कोई सलाहकर्ता बन जाए या प्रतिनिधि बन जाए, तो वो इस हैसियत से काम नहीं कर सकता है। पार्टीज द्वारा कंसिलेटर को किसी भी आर्बिट्रेशन या जुडिशियल प्रोसीडिंग में एक गवाह के रूप में भी पेश नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कंसिलेटर को विटनेस भी नहीं बनाया जा सकता। कंसिलेटर को किसी भी जुडिशियल आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में गवाह के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंसिलेशन के दौरान जो भी बातें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, गोपनीय होती हैं। अगर कंसिलेटर को गवाह बना दिया जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो गोपनीयता बनाए रखने के लिए, ट्रस्ट बनाए रखने के लिए सेक्शन 80 जो है वो यही बात करता है, ये सुनिश्चित करता है कि सुलहकर्ता और जो पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में जो भी बातचीत होती है वो गोपनीय बनी रहे, जिससे कि पार्टीज़ आपस में खुलकर कंसिलेटर से बात कर सकें। सेक्शन नंबर 81 की बात करते हैं और लास्ट सेक्शन है आज की वीडियो का। इसमें है अन्य कार्यवाही को साक्ष्यों की ग्राह्यता। अब कुछ और कार्यवाहियाँ हैं, उनमें साक्ष्य की ग्राह्यता। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कंसिलेशन के दौरान जो भी बातें होती हैं वो एविडेंस और जो भी प्रस्ताव प्रपोजल वगैरह हैं वो सब सामने आते हैं। उन्हें बाद में आर्बिट्रल जुडिशियल प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 81 कहता है कि कंसिलेशन की प्रक्रिया के दौरान पार्टीज़ जो भी जानकारी देती है, समझौते के लिए जो भी प्रस्ताव दिए जाते हैं, किसी फैक्ट को, अगर कोई भी फैक्ट है उसको स्वीकार किया जा रहा है पार्टी के द्वारा, या कंसिलेटर के द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं, जो भी राय वगैरह दी जाती है, देखो ये सारी चीज़ें, तो इन सबको बाद में एविडेंस के रूप में अदालत या आर्बिट्रेशन में पेश नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से ये सेक्शन किस किस चीज़ पर रोक लगा रहा है? कंसिलेशन में दिए गए प्रस्ताव पर, ये देखो सुझाव, सुलह कार्यवाही में दूसरी पार्टीज़ ने कोई एडमिशन वगैरह किया है ना, कोई भी स्वीकृति वगैरह की, तो वो सुलहकर्ता ने जो भी प्रस्ताव दिए हैं वो सारी चीज़ें, दूसरी पार्टी ने सुलहकर्ता द्वारा दिए गए निपटारे के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति दर्शाई थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी? एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं होंगी। ठीक, तो सेक्शन नंबर 61 से लेके 81 तक के जो भी प्रोविजंस हैं ये सारे के सारे आपके कंसिलिएशन से डील करते हैं। जब हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट पढ़ते हैं 1996 का, तो उसमें हम देखते हैं कि कितनी सारी चीज़ें सुलह से रिलेटेड हैं। और एक्ट का जब आप नाम देखोगे तो एक तो आर्बिट्रेशन की बात करता है स्पेसिफिकली, और एक बात कर रहा है कंसिलिएशन की। तो दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइड हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमें इसके लीगल प्रोविजंस भी पढ़ने पड़े हैं, क्योंकि बिना लीगल प्रोविज़न के आप पता नहीं लगा पाओगे कि कहाँ से कहाँ तक इन चीज़ों का प्रोविज़न दिया गया है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।